को इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देते भी हैं तो फिर बीजेपी कोई नया। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए दंगे का आखिरकार कौन है दोषी? महाराष्ट्र के नागपुर में हुए दंगे का आखिरकार कौन है गुनहगार? क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश का यह हिस्सा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही नागपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, इतना बड़ा ये अगर कहा जाए तो ये जो उपद्रव हुआ जिसमें दो समुदायों के लिए लोग आपस में भिड़ गए और कुछ अफवाहों के चलते पूरा माहौल खराब हो गया, तो कौन है जो भारत की अमन चैन को खराब करना चाहता है? भारत के अमन चैन को वो खराब करना चाहता है। और आज हम बात करेंगे कि क्या सीएम देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर बनाई है, क्योंकि जहां डबल इंजन की सरकार को घेरा जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी के लायक देवेंद्र फडणवीस नहीं हैं, तो क्या उनसे सीएम कमान लेकर अब शिंदे को सीएम कमान सौंपी जाएगी? आज का हमारा ये मुद्दा है। उस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, नागपुर में जो बहुत बड़ा अगर कहा जाए जो दंगा हुआ है, इस दंगे में विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है, क्योंकि काफी समय से इन्होंने औरंगजेब के मामले को इतना तूल दे रखा है कि मामला इतना बढ़ गया और जिस तरीके से दो समुदायों के बीच मामला इस तरीके का हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरीके के हिंदू मुसलमान के मुद्दों को वो उठाकर बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो औरंगजेब का मुद्दा शुरू भले ही अबू आजमी ने किया हो, उनको अच्छा प्रशासक बताकर, लेकिन यहाँ पर जो तूल दिया गया है वो पूरा का पूरा तूल बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो आए दिन, और शिवसेना के भी नेता जो हैं आए दिन जो है इस बार औरंगजेब मामले को इतना बढ़ा दिया गया कि वो इस उपद्रव में बदल गया। यानी कि जो नागपुर में हिंसा हुई है, कहा यह जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश का भी हिस्सा है, क्योंकि देखा गया कि लगातार एक सिर्फ औरंगजेब के मुद्दे को नहीं बल्कि एक धर्म संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा था और रातों रात ये अफवाह फैल जाती है। ये अफवाह आखिर कौन फैलाता है कि जो मुसलमानों की एक पाक किताब होती है कुरान, के कुरान को आग लगा दी गई और उसके बाद में कुछ लोग आते हैं और वो पुलिस पर भी पथराव कर देते हैं और हिंसा इतनी भड़क जाती है कि यहाँ पर 50 से ज्यादा वाहनों को फूंक दिया जाता है, कई घरों में आग लगा दी जाती है और यहाँ तक कि पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कई जो है लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ। लेकिन अब अभी तक भी जो इसका असली गुनहगार कौन है उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है जी। और अब्बास भाई, विपक्षी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान आता है, मायावती का बयान आता है, ओपी राजभर का बयान आता है, अखिलेश का बयान आता है, ज्यादातर विपक्षी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस में अगर थोड़ी शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे तो क्या शिंदे का अब यहाँ पर सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि वे काफी समय से सीएम बनने की राह भी देखते नजर आ रहे थे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर शिंदे को मौका मिलने वाला। देखिए, मेरी राय अलग हो सकती है क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना ही सीएम बनाना चाहती है। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसा हो सकता है जब सरकारें घिरती हैं, तो ऐसा पहले भी देखा गया है हमारे राजनीतिक इतिहास में, सीएम को इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देते भी हैं तो फिर बीजेपी कोई नया कार्ड खेलेगी, यानी बीजेपी सीएम तो अपना ही बनाएगी। एकनाथ शिंदे को यहाँ पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेगी, ना अजीत पवार को प्रमोट करेगी, बल्कि बीजेपी अपनी ही पार्टी के अंदर कोई नए नेता पर जो है वो भरोसा जताएगी और उसको सीएम कमान सौंप सकती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि जो औरंगजेब की कब्र है हम उसको हटा करके रहेंगे। और अबू आजमी के बयान पर सबसे पहले तो अबू आजमी ने बयान सदन के अंदर नहीं दिया था, उनको सदन से निलंबित कर दिया जाता है और किस तरह से ये मुद्दा गरमाता है तो तमाम जिम्मेदारी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की होती है, क्योंकि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में गृह विभाग जो है वो भी देवेंद्र फडणवीस के पास में है। अब्बास भाई, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे को जानबूझकर आज हम देख रहे हैं
कि तमाम टीवी चैनल्स पर यह चल रहा है, डिबेट का हिस्सा बन गया है, प्राइम टाइम का हिस्सा बन गया है, और इस मामले को खत्म करने की जगह इस मामले में और पेट्रोल डाला जा रहा है। तो क्या जो विपक्ष कह रहा है कि हमें तो पहले से आशंका थी कि इस तरीके के राइट्स होंगे और यह तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में आप देखिए और क्या क्या होता है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, विपक्ष लगातार काफी समय से कर रहा है, खाली औरंगजेब के मुद्दे को नहीं, लेकिन जिस तरह से धर्म संप्रदाय को आजकल आप पूरे देश में देखा जा सकता है कि जो एक दूसरे में जो अभी चाहे संभल का मुद्दा देख लीजिए आप, संभल में किस तरह से जो मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद में तमाम जो मस्जिदों पर दरगाहों पर याचिकाएं लगाई गई, हिंदू मुस्लिम भड़काने की कोशिश की गई। उसके बाद में अभी होली पर संभल के सीओ का बयान वायरल होता है, उस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देती है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है कि जो भड़काऊ भाषणबाजी है वो बीजेपी की तरफ से ही की जाती है। तो भड़काऊ भाषणबाजी का कहीं ना कहीं जो असर है वो दो धर्म संप्रदायों पर पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि आज आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो इसका असर आपको आज ही दिखाई दे। ऐसा लंबे समय तक जब होता रहता है तो जब इंसान के बर्दाश्त की हदें पार हो जाती हैं तब उसका गुस्सा फूटता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। अब्बास भाई, ये कहा जा रहा है हिंदुओं को टारगेट किया गया है, क्योंकि जहां देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो निशाने बनाए गए वे हिंदू घरों को बनाए गए हैं, दुकानों को बनाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए इतनी सच्चाई इस बातों में, इस पर हम कोई मोहर तो नहीं लगा सकते, लेकिन जब भड़काऊ भाषण दिए गए, देखिए घर किसका जलता है, आग किसके घर में लगती है, ये हिंसा में नहीं पता चलता है। किसकी गाड़ियां जली, 50 गाड़ियां जो जली हैं, कितने हिंदुओं की थी, कितने मुसलमानों की थी, कितने हिंदुओं के घरों में आग लगी, कितने मुसलमानों के घरों में आग लगी। देखिए इस पर कोई भी कहना और इस पर पक्षपाती रवैये से इसको देखना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आग लगती है तो मुसलमान के घर में भी आग लगा देता है, हिंदू के घर में भी आग लगा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि दंगों का कोई धर्म जाति नहीं होती है, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जो राजनेता है वो भड़काने की कोशिश करते हैं, और इसमें सभी लोग मारे जाते हैं। आपने देखा कि 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उस दिल्ली के अंदर दंगों में क्या खाली हिंदू मारे गए? हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदुओं के घर भी जले, मुसलमानों के घर भी जले। आज तक देश के अंदर जितने भी दंगे हुए, आप मुझे एक भी दंगा ऐसा बता दीजिए जिसमें खाली हिंदू मारे गए हों या जिसमें खाली मुसलमान मारे गए हों। हर दंगे में दोनों पक्षों के लोग मरते हैं, लेकिन अगर कोई सेफ रहता है तो राजनेता, वो अगर कोई सेफ रहता है तो नेताओं के बच्चे। अब्बास भाई, मेरा यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि महाराष्ट्र में जो ये हालात खराब हुए हैं, जो स्थितियां खराब हुई है, ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या वाकई सीएम देवेंद्र फडणवीस हालात को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी समय से औरंगजेब का मुद्दा चल रहा था और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र में हालात खराब हो सकते हैं, बावजूद इसके फडणवीस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, और अब यह कहा जा रहा है कि फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता नहीं संभाल सकते, उनसे बेहतर शिंदे संभाल सकते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते तो एक भी इस तरह का दंगा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर नहीं भड़का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एकनाथ शिंदे जो है देवेंद्र फडणवीस से अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। अभी सरकार बने हुए 6 महीने भी नहीं बीते हैं, यानी जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, और 6 महीने में इतना बड़ा दंगा जो नागपुर में होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की सत्ता पर सवाल तो बिल्कुल खड़े होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि जो नया मुख्यमंत्री होगा, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है? ये जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि वो ये सोचती है कि खुद की ही पार्टी का जो है वो मुख्यमंत्री हो। लेकिन सवाल अभी तो ये भी सस्पेंस तो अभी ये भी बना हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस को हटाया भी जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ मणिपुर का। मणिपुर में आपने देखा कि साल भर से ज्यादा तक मणिपुर जलता रहा, ऐसे कितने दंगे हुए, जातीय हिंसा भड़कती रही, लेकिन कोई भी एक्शन यहाँ पर पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया। जब पानी सर के ऊपर निकल गया तब जाकर के यहाँ पर बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन शुरुआत में कोई भी एक्शन उन पर नहीं लिया गया। तो अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी का आलाकमान कोई इंतजार करेगा कि दंगे जो है वो समेट जाएं, या फिर जल्द ही उनको एक्शन लेकर उनको हटाएगा और कोई नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिल सकता है। और ये देखना होगा क्या वाकई महाराष्ट्र को अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा और देवेंद्र फडणवीस क्या सीएम कमान सौंप देंगे, जी हाँ, एकनाथ शिंदे को। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और क्या वाकई गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।